हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, वो कैसे हमारे लिए यूजफुल एंड कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कैसे फ्रेंड है और कैसे एनिमी यानी कि दुश्मन है हमारे लिए। तो हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, पहले हम ये जानते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक हमारी तरह ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम उन्हें नेक्ड आई से यानी कि रियल आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो इतने स्मॉल है कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमें लार्ज मैग्नीफायर माइक्रोस्कोप चाहिए पड़ेगा उनको देखने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 4 मेजर ग्रुप्स यानी कि 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगे, ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो वायरसेस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो कभी भी मतलब हमें जब भी कोल्ड, इन्फ्लुएंस और कफ होता है, यानी कि जब भी हमें खांसी या फिर बुखार और कभी कभी सर्दी लग जाती है, तो वो किसकी वजह से? वायरसेस की वजह से ही होता है। ऐसे सीरियस डिजीज ना, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स और मतलब कि टीबी और ये सब जो होते हैं, वो किसकी वजह से? वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तब वायरस की वजह से हमारी ये सब बीमारियां होती हैं। तो हम देखेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल भी हो सकते हैं और एक मल्टी सेलुलर भी सेल भी हो सकते हैं। जैसे अगर सिंगल सेल है तो वो बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर एल्गी। आपने देखा होगा कि कभी भी जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल रहा हो, वहाँ पे नेचुरली एक ग्रीन टाइप का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसे हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, वो स्प्रेड होते जाता है, मतलब एरिया स्प्रेड कवर जाता है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर सेल है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो हम कहा थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह, हर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठंडी में भी और कोल्ड में भी, हॉट में भी। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो इसमें बताया गया है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और एनिमल्स यानी कि प्लांट्स सब हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें रहना चाहिए, मतलब जहाँ पे वो रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, मतलब हमारे बीच में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। सम ऑफ देम्स आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, मतलब बेनिफिट देते हैं हमें, और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो अब वही हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि कैसे फ्रेंड है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे फू है। तो अभी हम छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहे कि कैसे फ्रेंड में थोड़ा बहुत बता दे रहे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। ठीक है, अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल ये बस थोड़ा सा इसमें बताया है, इंट्रो बताया है कि हम इसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे। और दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं? देखिए, अगर आपने कभी डेड वेजिटेशन फेंक दिया, या फिर जो एनिमल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, या फिर डेड प्लांट भी, तो वो अपने आप देखते हो कि आप 3 या फिर 4 वीक बाद वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से। तो कैसे होता है कि मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसे खा लेते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसे खा लेते हैं, ताकि ऐसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रह सके। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब हम देखेंगे और इसमें हम क्या देखेंगे कैसे हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड हो, आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा जाम लेते हैं, जाम मतलब मिल्की, तो आप थोड़ा सा जाम लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि आप पूरा जो है जाम जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कर्ड में क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस फैमिली जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे 2 into 4, 4 into 8 ऐसे मतलब होते जाते हैं, जिससे वो फैलते जाते हैं। जो जाम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो लैक्टोबैसिलस होता है, वो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ में भी होता है, पिकल्स में भी होता है, और बाकी जो है फूड आइटम्स में भी ऐसा कुछ होता है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस
प्रोसेस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन क्या करते हैं, अल्कोहल का, वाइन का। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि ईस्ट क्या करती है, अल्कोहल बनाती है, वाइन बनाती है, एसिटिक एसिड बनाती है। तो इन सब को प्रोडक्शन किससे होता है, ईस्ट के वजह से होता है, ठीक है। तो जो ईस्ट जो होती है जब वो ग्रोन होती है, शुगर होता है, अगर वहाँ पे मान लीजिए शुगर, तो वो ईस्ट होगी वहाँ पे। तो ईस्ट जब ग्रोन करेगी तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगी और वाइन में चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आप बस इतना याद रखिए, जब शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाए, किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो उसकी वजह से जब हो जाए तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजफुल पढ़ रहे हैं, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर बाद में उसके हम हार्मफुल पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कि मेडिकल में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज है हमारे लिए। तो एंटीबायोटिक्स यानी कि एक मेडिसिन है जो कि क्या करती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाते हैं, वो क्या करती है, जब हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो वो किल करती है और उसको स्टॉप करती है, उसकी ग्रोथ को, ठीक है। उसकी जो डिजीज जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एंटर बॉडी में हो चुके हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है और किल करती है, ठीक है। ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। इनके कुछ नेम हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये हमारे कुछ नेम थे एंटीबायोटिक्स की कॉमनली जो यूज होते हैं। और अब हम देखेंगे कि कैसे हमें, मतलब एंटीबायोटिक्स तो हमने ले ली, बट हमें उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब कुछ हमें बातें ध्यान में रखकर ही एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि अननेसेसरली हमने ले ली तो उसमें हमारे लिए लॉस ही होगा। तो हमें प्रिकॉशंस हम पॉइंट्स बाय पॉइंट देखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स हम तभी लें जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हमें एडवाइस दे कि तुम ये लो, तभी। हमें अननेसेसरली नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम अननेसेसरली लेंगे तो जो हमारे बेनिफिशियल हमारे बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करता जब हमें ठंडी लग जाती है या फिर हमें फ्लू हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो जब हमें एंटीबायोटिक का लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम देखते हैं वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो वैक्सीन है। अब आपने देखा होगा कि आपको जब आप छोटे थे तो आपको, जब आप छोटे थे तो आपको बचपन में वैक्सीन लगाई जाती थी, चिकन पॉक्स की, पोलियो की, बहुत सी वैक्सीन लगाई जाती थी। वो इसलिए क्योंकि आपको अभी लगा दी तो आपकी जो एंटीबायोटिक्स है, जब वो फिर से आपको अगर कोई भी फिर से अगर जैसे चिकन पॉक्स होती है, वो फिर से आपकी अगर बॉडी में एंटर करेगा तो इससे जो है आपकी एंटीबायोटिक्स बॉडी में प्रोड्यूस होगी और वो उससे फाइट करके उसे किल कर देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वैक्सीन लगा चुकी है और उसे उसकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वो ईजिली उसे किल कर पाती है। क्योंकि अगर हम फिर से अगर हमारी बॉडी में वो एंटर ना करे, इसलिए हम ऐसी एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। एंटीबायोटिक जो है वो एक मेडिसिन है और एक एंटीबायोटिक जो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक की प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये थे इनके डिफरेंस। और वैक्सीन का किसने वो डिस्कवर करा था, एडवर्ड जेनर 1798 में इन्होंने इनका डिस्कवर करा था। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब हम इसमें देखेंगे कि आगे हम पढ़ेंगे कि इसका राइजोबियम भी होता है, पर अभी हम सॉइल फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, हमें पता है। तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से, क्या होती है सॉइल में नाइट्रोजन होता है और उससे इंक्रीज होने की वजह से माइक्रोब्स करते हैं। और इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आई होप ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है कि अगर आपने कोई भी डेड प्लांटेशन फेंका
या फिर डेड एनिमल्स हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे 3 या फिर 4 वीक में मतलब डिकम्पोज होने लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उन्हें खाने लग जाते हैं और खाने की वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से। ये हमारे लिए एक अच्छा है क्योंकि इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो रहा है, ठीक है। और अगर अगर बैक्टीरिया नहीं हुए तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि अब ये सारी बातें तो हमारी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो गई। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में कैसे हार्मफुल है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हार्मफुल है। सच डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या करते हैं कि जब भी हमें मतलब बुखार होता है कि हमें वायरसेस यूज़ होते हैं, पर यहाँ पे जो है अगर हमें कभी भी ऐसा होता है तो पैथोजेंस एंटर करते हैं और वो वायरसेस फैला देते हैं, ठीक है। तो इन को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस का एक कॉमनली नेम है। और ये स्पॉइल भी फूड करते हैं हमारा। तो हम पढ़ेंगे इनको टॉपिक वाइज। डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। क्या होता है कि पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने आप छींका, तो वो क्या होगा कि जो उसके पैथोजेंस है उसके बॉडी से निकल कर क्या होगा कि वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। देन क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए वहाँ पे आए, आपने ब्रीथ करा वहाँ पे, तो पैथोजेंस आपके शरीर में घुस जाएंगे, आपकी बॉडी में घुस जाएंगे और इससे आप भी एक इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबियल जो डिजीज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं कैसे, इन्फेक्टेड पर्सन आदमी जिसे ऑलरेडी पैथोजेंस ने मतलब उन्हें ऑलरेडी बुखार है, ठीक है, उनको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो वायरस जाता है किसकी वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से और फूड और फिजिकल कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने हाथ मिलाया एक इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उसके थ्रू भी आपके जो है पैथोजेंस आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, वायरसेस आ जाएंगे और आपको इन्फेक्टेड पर्सन बना देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो इसके जो कॉमन डिजीजेस जो हैं वो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो चिकन पॉक्स भी एक्चुअली फैलता ही है, तो इसलिए हमने इसे बताया है इसका। तो ये मतलब कॉमनली किससे फैलता है, हाउस फ्लाई से फैलता है जनरली, ठीक है। तो अगर आपने देखा कभी वो फ्लाई होकर गार्बेज पे बैठी, देन वो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठ गई, देन आपके अगर घर पे आ गई या फिर आपके बॉडी पे बैठ गई, तो वो इससे जल्दी फैलता है, ठीक है। तो ये जो कॉमनली हाउस फ्लाई जो होती है वो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा फैलाती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमंस को या प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो है इन्फेक्ट करें। मतलब केवल जो है हमें ऐसा नहीं कि हमें ही बुखार होता है, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल्स को भी हो सकते हैं। बस इस टॉपिक में इतना ही बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो केवल ऐसा नहीं कि ह्यूमंस को ही हो या फिर प्लांट्स को ही हो, वो एनिमल्स को भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि फूड पॉइजनिंग, मतलब हमारा जो फूड है वो पॉइजनस कैसे होता है। ऑन रीच होम वी स्टार्टेड वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कभी भी आप स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और आपको हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि आपने कोई फूड स्पॉइल खाया है, तो वो और आपसे कि सीरियस, इससे आपको क्या होगा, सीरियस इलनेस हो जाएगी और आप इवन डेथ भी हो सकती है आपकी। तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि मतलब फूड के अंदर आ जाते हैं और वो ग्रो करने लग जाते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो मल्टीप्लाई होते होते वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड को पॉइजनस बना देता है, और इससे आपका फूड जो होता है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। तो हमें कुछ प्रिजर्वेशन लेना है, प्रिजर्व करना पड़ता है फूड को, यानी कि फूड से स्पॉइल होने से बचाते हैं हम फूड को। तो उसमें हमने कुछ केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। स्पॉइल्ड फूड आपकी बैड स्मेल्स, अगर कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो खाना है वो स्पॉइल कर देते हैं तो उसमें से क्या होता है कि बैड स्मेल आने लग जाती है,
तो उसमें क्या होता है कि बैड स्मेल आने लग जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि उस जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो चुका होता है और उसकी जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे हमें फूड जो है वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इवन डेथ भी हो सकती है और हमें इलनेस भी आ सकती है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकें, यानी कि उसे स्पॉइल होने से बचा सकें। तो इसमें कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। मतलब एक कॉमन केमिकल जनरली जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कितनी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रिजर्वेशन देखते हैं कि कैसे हम स्पॉइल होने से फूड को बचा सकें। तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, हम सॉल्ट से फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी मीट और फिश में ज़्यादातर ये कॉमनली यूज़ करा जाता है कि मीट और फिश में क्या कर देते हैं, कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्ट डाल देते हैं और फिर उसमें क्या होता है कि वो जो मीट और सॉल्ट है, फिश है, वो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पर आते हैं, उस पर अटैक नहीं करते हैं और जब भी वो आएंगे तो वो किल हो जाएंगे। और हमारा सेकेंड मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। Jams, jellies and spices are preserved by sugar. Sugars reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. आपने देखा होगा कि जैम्स और जेलीज में क्या होता है कि शुगर मिली होती है। तो शुगर क्या करती है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो रोकती है और उससे ग्रोथ नहीं होने देती और किल भी हो जाते हैं शुगर। तो शुगर में भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। मतलब अगर हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करें तो वो क्या करते हैं कि स्पॉइलेज होने से, पिकल का स्पॉइलेज होने से बचाते हैं। अगर हम देखा होगा कि अचार में हम बहुत सारा तेल डाल के रखते हैं क्योंकि वो स्पॉइल ना हो, और हम उसे बहुत महीनों तक खाते रहते हैं ना, तो क्योंकि वो स्पॉइल ना हो इसलिए हम उसमें बहुत सारा तेल डाल देते हैं। तेल की वजह से उस टाइम पे बैक्टीरिया उस ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं आता है। इसमें हम क्या किस में भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स में भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इन सब वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फिश में, मीट में, इन सब चीज़ों में हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। आपने फिश में देखा होगा, मीट में देखा होगा, हर जगह ऑयल ज़्यादातर होता ही है। और यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट्स हैं। ये तो हमारी थ्री स्टेप्स हो गए कॉमन मेथड के। अब यहाँ पे हमारे 2 ट्रीटमेंट्स है ताकि हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब उसे गर्म करो फिर तुरंत ठंडा कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती है वो दूध को क्या करती है, गर्म करती है, देन उसको स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि बॉइलिंग किल्स। तो उसमें क्या होता है कि एकदम आप अगर आपकी मम्मी जो होती है वो गर्म करती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनका नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इससे वो मर जाते हैं। और कुछ सिमिलरली क्या होता है, वी कीप्स अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अगर हम अपना रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं ताकि हमारा स्पॉइल ना हो फूड, है ना। आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़्यादातर बाहर रखने से अच्छा हम उसे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ज़्यादातर नहीं आते, उनकी ग्रोथ नहीं होती और वो किल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ये तो हमारे प्रिजर्वेशन के हो गए और ट्रीटमेंट का हो गया जो हमारा है, और एक और होता है स्टोरेज एंड पैकिंग की, जिससे जो होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं बढ़ता और वो उनका अटैक नहीं कर पाते भी। तो क्या होता है कि अगर आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे कि जो काजू बादाम होते हैं वो एकदम पैक करे जाते हैं, सील लगाई जाती है उनमें। वो इसलिए करी जाती है ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अटैक ना कर पाए, और जो भी आपका ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी, इवन वेजिटेबल्स में भी यूज़ करा जाता है, तो वो आपका स्पॉइल ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हम कैसे अपना फूड को स्पॉइल होने से बचाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो आपने देखा होगा, आपने तो अर्लियर क्लास में पढ़ चुका है कि राइजोबियम क्या है। राइजोबियम एक 6th और 7th में आपने पढ़ चुका है, पर मैं एक और बार बता देती हूँ कि राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया है। वो क्या होता है कि प्लांट के रूट्स में होता है, और वो रूट्स में क्या करता है कि वो भी सॉइल जो नाइट्रोजन होता है उसे इंक्रीज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल ही है, और वो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होता है। तो अभी हम नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्कस कर लेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल भी क्या होता है। वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सर
वाला राइजोबियम के पास इतना काम है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, अब हमारा है कि जैसे हमने बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, तो वो आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस कितनी 78% एटमॉस्फेयर में होती है। तो नाइट्रोजन इज़ द वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि इतना इम्पॉर्टेंट, इतना एसेंशियल जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर और इन सब के लिए क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप टिक कर लीजिए क्योंकि बहुत एग्जाम में आता भी है ये टॉपिक। और इसमें थोड़ा सा इतना था कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है और उसमें कैसे चेंजेस होता है और कैसे नाइट्रोजन हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें इतना बताया है कि नाइट्रोजन साइकिल। I hope you understand this whole chapter. If you like this chapter, please